क्या उसके परिधि दिन दिखाइएगा मंडे कल नहीं परसों ये मेरा कितना नंबर है? अब देखना मंडे को भी 50 प्लस 52 क्या इंद्रोहित कितना था जी? 70 में जब हुआ हाँ 70 में 50 प्लस 52 चलो भाइयों फिजिक्स के सेशन में आपका स्वागत है। हाँ ये केमिस्ट्री चल रहा है, फिजिक्स टाइम टेबल सब मैनेज हो गया है, तो अब आपकी घंटी मेरी वाली जो थी सब रूटीन से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाँ जिसमें पढ़ते थे आप लोग अब एक वो हाँ ठीक। चलो तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। चलो आप लोग ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ऑप्शन में यहां से कई चीजें आपको बोर्ड में मिलेंगी, उसको ढंग से आप लोग सीखिए कैसे है क्या है। चलो देखते हैं तो क्या टॉपिक पढ़ना है बाबू? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, है ना। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति का मामला क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमने ये बात पीछे पढ़ा है ना कि अगर कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में एंटर करे, है ना, कोई आवेशित कण कहाँ एंटर करे बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र में। तो उस आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र एक बल लगाता है जिसे हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। और लॉरेंज बल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बच्चों F बराबर Q V sin थीटा। ये होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, है ना। ये लॉरेंज बल का फॉर्मूला है। लॉरेंज बल आप लोग यहाँ से निकालेंगे। अच्छा, थीटा के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि वेलोसिटी और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण होता है थीटा। समझ में आया? अब इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? लॉरेंज बल की दिशा क्या होती है? तो लॉरेंज बल की दिशा निकालने के लिए हमने आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताया था और दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 बताया था। इन नियमों से आप लोग लगने वाले लॉरेंज बल का परिकलन कर सकते हैं। अब इसके बाद आज के अगले सेशन में, अगले टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण गति करता है तो उसका स्थिति कैसे होता है, उसका पोजीशन कैसे बदलता है, इन्हीं सब बातों पर यहाँ पे चर्चा करनी है। चलिए शुरू करते हैं। देखो इसमें कई अलग अलग स्टेज हैं, जिसमें पहला स्टेज आता है कि जब आवेशित कण कौन बच्चों? आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करें। चलो ये सब बातें आपको ऑप्शन में मिलती है बच्चों, है ना, कि अगर कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर जा रहा है तो उसकी स्थिति कैसी होगी, उस पर लॉरेंज बल का मान कितना होगा, वो डायरेक्शन कितना होगा। हाँ, यही सब बातें ऑप्शन में पूछ लिया जाता है। विशेषकर पथ पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बच्चों? पथ, कि इनका पथ इस केस में होता कैसे है। तो भाई लोग चलो, आपका आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान तो है, लेकिन वो क्षेत्र के समांतर एंटर कर रहा है, वो क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा है। जैसे समझिए ये है अपना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, ठीक है बच्चों। मैंने जो बल रेखाएं खींच रखी हैं वो ये इंडिकेट कर रहा है कि अपनी चुंबकीय बल रेखाएं इधर आ रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर को होगी। क्यों रजनीश, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर को होगी। ठीक करो। कभी तो मुस्कुराना बंद कर दिया कर भाई। देखो अरे अच्छा बताओ, तुम लोग मुस्कुरा रहा है कि नहीं मुस्कुरा रहा? उसका चेहरा ही वैसे सर जी हंसमुख है एकदम। ठीक है, हमारा वीडियो तुम दिखाओ। आओ। तो भाई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब हमारा आवेशित कण समांतर प्रवेश करेगा, तो अगर समांतर प्रवेश करेगा तो उस पर पहले हम बात कर लेते हैं लॉरेंज बल कितना लगेगा। तो भाई आवेशित कण मान लिया Q है,
आवेशित कण कितना बच्चों Q। और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वो जा रहा है v वेग से। किस वेग से जा रहा है बच्चों? v वेग से। और कैसे जा रहा है? क्षेत्र के समांतर जा रहा है। तो ये बाबू अपना आवेशित कण है और ये क्षेत्र के समांतर ऐसे v वेग से ये Q कूलाम का चार्ज जा रहा है। धनात्मक हुआ या ऋणात्मक हुआ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी धनात्मक मान के चलते हैं जिससे हम डायरेक्शन और पूरी पर्टिकुलरली रूप में फोर्स को समझ सकें। तो हम मान के चल रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वो क्षेत्र के समांतर ऐसे जा रहा है। क्षेत्र के समांतर ही तो जा रहा है। वेलोसिटी और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का डायरेक्शन कितना है? 0 डिग्री, क्योंकि समांतर जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि वेलोसिटी और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समांतर है। और अगर ऐसा है तो लगने वाले लारेंज बल F बराबर फॉर्मूला होता है QVB साइन थीटा, यही होता भाई। अब हम देख रहे हैं कि उस कण पर लारेंज बल कितना लग रहा है। तो लारेंज बल निकालने का फॉर्मूला यही तो है। तो लारेंज बल निकालने के लिए हम लोग यहीं से चलेंगे। अब बाबू यहाँ से F बराबर QVB साइन 0 डिग्री, और हम जानते हैं साइन 0 डिग्री का मान 0, तो ये हो जाएगा QVB गुणे 0 फाइनली F बराबर 0। यानी अगर कोई भी आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गया तो बाबू उस पर लगने वाले लारेंज बल का मान 0 होता है। समझ में आया? कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है तो अगर वो क्षेत्र के समांतर एंटर कर रहा है तो उस पर लगने वाले लारेंज बल का मान कितना होता है बच्चों? 0। आपसे कोई पूछे क्यों 0 होता है तो उसका आप जवाब देंगे कि चुंबकीय क्षेत्र और आवेशित कण की गति की दिशा जो है एक दूसरे के समांतर है, अर्थात उनके बीच का कोण 0 है, जिसकी वजह से लगने वाले लारेंज बल का मान 0 होगा। अब जाहिर सी बात है अगर उस पर कोई लारेंज बल न लग रहा है तो वो अपने पथ को बदलेगा। क्यों बदलेगा भाई? पथ तो तब बदल में आता ना जब कोई बल लगता, कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो वो अपने पथ को चेंज नहीं करेगा। क्षेत्र के समांतर एक ऋजु रेखा पर जा रहा था, एक ऋजु रेखा पर चुपचाप से चला जाएगा। तो यहाँ 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला कि जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो आवेशित कणों पर लगने वाले लारेंज बल का मान 0 हो जाता है। और दूसरा, उसका पथ बिल्कुल नहीं बदलता, जैसे वो चल रहा था उसी ऋजुरेखीय सरल रेखा पर चलता है। तो इसका पथ कैसा होता है बच्चों? ऋजुरेखीय होता है। ऋजुरेखीय का मतलब है क्या? सीधा सरल रेखा, ठीक है, ऋजुरेखीय होता है। 2 बात यहाँ पे समझ में आ गई और ये 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। पहली ये, अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर गया तो लगने वाले लारेंज बल का मान 0, ठीक है। लारेंज बल का मान बच्चों 0। और अगर उसका पथ पूछा जाए तो कैसा होता है? ऋजुरेखीय। कोई कारण पूछे, क्योंकि कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, समझ में, और फोर्स न लगने की वजह से पथ अपना चेंज नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। समझ में आई ये बात? ठीक है। अब उसके बाद इसमें सेकंड सिचुएशन आता है जो कि थोड़ा सा विस्तृत है, उसमें डेरिवेशन देखना है और उसमें भी फिलहाल पथ वगैरह यही सब याद रखना। फॉर्मूला उसके और उसमें एक फॉर्मूला रेडियस का आता है जिसपे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो उन सब बातों पर आप फोकस करिए। चलो देखते हैं। जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे, ठीक है। पिछली बार कैसे जा रहा था बाबू? अब की बार की कहानी क्या है? लंबवत है, ठीक है। अगर वो क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में लुल, ठीक है। जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर जाए तो ऐसे कंडीशन में बच्चों क्या होता है? चलो समझते हैं। देखो, लंबवत जा रहा है, इसका मतलब थीटा का मान 90 होगा और साइन 90 पर अपने वैल्यू को अधिकतम लेता है। किसी भी फॉर्मूले पर अगर साइन थीटा, कॉस थीटा
ये सब अगर जुड़ जाते हैं तो उस राशि का महत्तम मान उस साइन या कॉस के महत्तम मान पर निर्भर करता है, ना कि उनके साथ जुड़े हुए और राशियों के साथ। समझ में आया? मैं जानते हो क्या कह रहा हूँ? लॉरेंज बल का फॉर्मूला आखिर क्या है? लॉरेंज बल का फॉर्मूला है F बराबर Q V साइन थीटा। ये लॉरेंज बल का फॉर्मूला है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो लॉरेंज बल का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, इस फॉर्मूले में साइन है। ऐसे ही अगर किसी फॉर्मूले में कॉस आ जाए तो बाबू लोग कॉस या साइन के आने पर, जैसे इस साइन के अधिकतम होने पर ही F अधिकतम होंगे, इस साइन के न्यूनतम होने पर ही F न्यूनतम। समझ में आया? इसी तरीके से अगर कॉस आ जाएगा तो कॉस के अधिकतम होने पर F अधिकतम होगा या कॉस के न्यूनतम होने पर F न्यूनतम होगा। समझ में आया? ऐसा मामला होता है। तो अब एक बात बताओ, अगर लंबवत प्रवेश करेगा तो ऐसे सिचुएशन में F का मान मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? 1 करोड़% होगा। क्यों? क्योंकि साइन अपने मैक्सिमम मान को इस टाइम में गेन करता है। तो जब साइन अपने अधिकतम मान को गेन करेगा तो ऐसे सिचुएशन में मजबूरी है कि F का मान अधिकतम हो जाए। समझ में? तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है आओ देखते हैं। देखो, मान लेते हैं बच्चों हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। किधर को है बच्चों? बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो इसे हम लोग क्रॉस सिंबल से शो कर रहे हैं। किससे शो कर रहे हैं बच्चों? क्रॉस सिंबल से शो कर रहे हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी दिशा कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। समझ में आ गया? कर सकते हो, उसे क्या दिक्कत है, रिप्रेजेंटेशन देना है। तो ये क्रॉस है, इसका मतलब क्या है? कागज तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो बच्चों अब अगर कागज तल के लंबवत यानी बोर्ड के लंबवत अगर है तो बोर्ड पर अगर चलोगे तो कोनो डायरेक्शन में चलोगे वो लंबवत ही रहेगा। समझ में आया? अगर चुंबकीय बल रेखाएं कागज तल के लंबवत अंदर की ओर जा रही है और तुम कागज तल पर चल रहे हो तो कोनो डायरेक्शन में जाओगे वो कैसे चलाएगा? लंबवत। चलो कैसे चलिए देखो, चुंबकीय बल रेखा किधर पर? अंदर। मैं ऊपर जा रहा हूँ तो क्या डिग्री कोण? 90 डिग्री। इधर गया तो क्या डिग्री कोण? मैं नीचे आया तो क्या डिग्री कोण? मैं उधर गया तो क्या डिग्री कोण? अर्धम। समझ में आया? तो मान लिया हमारे पास एक आवेश है प्लस क्यू। क्या है बच्चों? आवेश है प्लस क्यू और वो इस चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे लंबवत एंटर किया। ठीक है, इस बिंदु पर हमारा आवेशित कण क्या कर रहा है? लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो लाला जैसे वो लंबवत जाएगा तुरंत जैसे ही वो परपेंडिकुलर प्रवेश करेगा तुरंत उस टाइम में एक फोर्स उस पर लग जाएगा। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण आता है बल लग जाता है ना, तो यहाँ भी लग जाएगा। यहाँ तुरंत बल लग जाएगा बच्चों F बराबर Q V B साइन 90 डिग्री। लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि हमारा आवेशित कण हमारा प्लस Q है और ये चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B। आवेशित कण Q है और ये V वेग से लंबवत प्रवेश किया है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो लगने वाले लॉरेंज बल का मान F बराबर Q V B साइन 90 डिग्री तुरंत हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग भैया। अब देखो, तो जैसे ही लंबवत प्रवेश किया उस पर एक फोर्स लग गया F बराबर Q V B साइन 90 डिग्री एंड F बराबर Q V B साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाए। इतने न्यूटन का बल उस कण पे तुरंत लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? तुरंत लग गया। अब इस बल की दिशा आप लोग दो नियम से निकाल सकते हो। एक तो निकाल सकते हो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से और दूसरा निकाल सकते हो आपके दाहिने हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से। तो लगने वाले इस बल का डायरेक्शन किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में? ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र था, इसमें हमारा एक आवेशित कण प्लस Q V वेग से क्षेत्र के लंबवत एंटर करता है। जैसे ही क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तुरंत उस कण पर F बराबर Q V B साइन थीटा के बराबर बल लगेगा। यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री है तो F इज इक्वल टू Q V B आ जाएगा। समझ में आई इतनी बात? अब इस फोर्स का डायरेक्शन मैं आपसे कह रहा हूँ दो चीजों से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दिक्कत इस बात की, ये फोर्स तुम्हारे कण पर लगातार लगता है और लगातार फोर्स लगने के कारण ये कण अपने मार्ग को एक वृत्ताकार पथ पर धारण कर देता है। किस पर कर देता बच्चों? वृत्ताकार पथ पर अटैच कर देता है और आपका यह आवेशित कण एक वृत्ताकार मार्ग पे चलने लगता है। ये इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन है तो इस पे फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। यह कैसे सर जी?
तो भाई आप जरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग कर लो। इसको कहाँ बताया गया था? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र इधर, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, तो अंगूठा ऊपर की ओर है, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की ओर है। समझ में आया? इस फोर्स के कारण वो थोड़ा सा घूमेगा जब तक वो चुंबकीय क्षेत्र में उस पर बल लगता है। और इसी लगातार लगने वाले बल का परिमाण नहीं बदलेगा, लेकिन बल अपना डायरेक्शन लगातार बदलता रहता है। तो ये इनकी मजबूरी है कि समान परिमाण लग रहा है, लेकिन ये परिमाण अपना डायरेक्शन लगातार चेंज कर रहा है, तो ये एक वृत्ताकार पथ पे चलने लगते हैं। अगर इस बिंदु पर देखोगे तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, तो उस पर फोर्स इधर लगेगी। कैसे? देख लो भैया, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के साथ चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, इसको वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स उधर लगा के नहीं लगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर है और फोर्स इधर को लगेगा। यहाँ देखोगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, फोर्स इधर को लगेगा। समझ में आया? तो भैया जैसे ही आपका आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश किया, तुरंत उस पर एक बल काम कर रहा है, F बराबर QVB। बल का डायरेक्शन आपके फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के हिसाब से है, और ये डायरेक्शन लगातार चेंज होती है। जब तक फोर्स लगता है तब तक लगातार चेंज होती रहती है। चेंज तब नहीं होती जब ये पहले बार लगने वाले फोर्स से अपना डायरेक्शन नहीं बदलता। जब पहले बार फोर्स लगा तो इसने अपना डायरेक्शन बदल दिया, जिसकी वजह से फिर बल लगेगा, फिर डायरेक्शन बदलेगा। समझ में आया? तो इसी वजह से आपका यह आवेशित कण एक वृत्ताकार मार्ग में गति करने लगता है। कैसे मार्ग में गति करता है बच्चों? वृत्ताकार मार्ग में गति करने लगता है। तो ये बात समझ में आया? कण के वृत्ताकार मार्ग होने का कंडीशन समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पे वेग का परिमाण नियत रहता है। जिस वेग से वो चलते हैं उस वेग का परिमाण कैसा रहता है? नियत रहता है। लेकिन वेग लगातार डायरेक्शन चेंज करता है। अरे देखो, यहाँ था तो ऊपर गया, इधर आया तो इधर वेग, इधर वेग, इधर वेग। हर बिंदु पर वेग अपना डायरेक्शन चेंज करता है, लेकिन अपनी त्रिज्या और अपने वेग को नियत रखता है। ये बात समझ में आया? इतना समझे? अब जरा एक बात बताओ, मतलब अभी तक का पूरा निचोड़ यही है कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत जाएगा तो उस आवेशित कण पर बल लगेगा, F बराबर QVB, और ये बल का मान हमेशा यही रहेगा, लेकिन इस बल का डायरेक्शन सदैव बदलता रहेगा, जिसके कारण आपका जो कण है ये एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करने लगता है। शांत रहो। पर वो गति करने लगता है। समझ में आया? और गति करते समय वो अपने वेग को अपरिवर्तित रखता है, लेकिन वेग के डायरेक्शन को लगातार बदलता है। तो इतना समझ में आया? फोर्स इतना लगेगा, उसका पथ कैसा होगा? वृत्ताकार। पथ कैसा होगा बच्चों? वृत्ताकार। समझ में आया? ठीक है, पथ कैसा होगा? वृत्ताकार। अब बात ये है भाई कि वृत्ताकार मार्ग में तो गति करने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए। क्यों? वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए। तो आपका यह आवेशित कण अभिकेंद्र बल प्राप्त कहाँ से करता है? तो यह अभिकेंद्र बल जानते हो कहाँ से प्राप्त करता है? यही लगने वाला लॉरेंज बल आपके आवेशित कण को अभिकेंद्र बल दे देता है। समझ में आया? आपके आवेशित कण पर जो बल लग रहा है वो लॉरेंज बल किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है? अभिकेंद्र बल के रूप में। और अगर मान लिया इस पथ की त्रिज्या स्मॉल r है, पथ की त्रिज्या कितनी है? कण का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो बाबू लगने वाला लॉरेंज बल किसके बराबर हो जाएगा भैया? अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाएगा। क्योंकि आपका यह आवेशित कण वृत्ताकार मार्ग में गति कैसे कर पा रहा है? जब यही लॉरेंज बल अभिकेंद्र बल बन रहा है तब वो वृत्ताकार मार्ग में गति कर पा रहा है। और हम जानते हैं लॉरेंज बल कितना लग रहा है बाबू? QV लग रहा है। और अगर कण का द्रव्यमान स्मॉल m है और पथ की त्रिज्या स्मॉल r है तो हम जानते हैं mv²/, ये अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला। तो इसका मतलब साफ है कि अभिकेंद्र बल जो है ये लॉरेंज बल के बराबर है, तभी तो वृत्ताकार मार्ग हुआ। नहीं तो वृत्ताकार मार्ग की गति कैसे कर पाते? नहीं कर पाते। समझ में आया? अब यहां से जरा देखिए, नमस्ते, बैठिए।
अरे भैया वेलोसिटी एक वेलोसिटी से कैंसिल हो जाएगा। फाइनल यहाँ क्या बचेगा, क्यू बी बराबर एम बी बटे, या अगर आर का मान निकालोगे तो आर बराबर एम बी बटे। ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है बच्चों। ऑप्शन के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना, ये 2 पॉइंट जो, हाँ ऑप्शन में जो आपसे मिलेगा वो सिर्फ ये सब चीजें मिलती है, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए ये जरूरी है, ठीक है। आर बराबर एम बी बटे क्यू बी, कम से कम 10-15 सवाल इस पे सॉल्व करने हैं। तो ये समझ में आया बाबू, ये समझ में आया ना। पथ की त्रिज्या कितनी बनेगी, एम बी बटे क्यू। यम क्या है, कण का द्रव्यमान। यम क्या है बच्चों, कण का द्रव्यमान। आर क्या है, पथ की त्रिज्या, ठीक है। तो यहां से ये निकल जाएगा। अब कण अगर गति कर रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। मान लिया उसकी गतिज ऊर्जा के है, उसकी गतिज ऊर्जा के है बच्चों। तो बाबू लोग हम जानते हैं के बराबर क्या होता है, होता है ना, होता है। यहाँ से थोड़ा सा वेलोसिटी निकालो, या देखो वेलोसिटी 2 का मल्टीप्लाई के में होगा तो 2k हो जाएगा, बराबर एम बी स्क्वायर बचेगा, या सर बी स्क्वायर बराबर 2k बटे यम हो जाएगा, या v बराबर अंडर रूट 2k बटे। ये बाबू वेलोसिटी आ गया गतिज ऊर्जा के पद में। ये क्या आ गया, वेलोसिटी किस पद में, गतिज ऊर्जा के पद में। अब इस वेलोसिटी को तो यह क्या निकल गया बच्चों, वेलोसिटी। अब इसे मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेंगे बच्चों, अब इस वेलोसिटी का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दो। कहाँ रख दो, समीकरण 1 में रख दो। चलो देखते, समीकरण 1 से त्रिज्या का फॉर्मूला वही हो गया बच्चों, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, त्रिज्या का फॉर्मूला गतिज ऊर्जा के पद में निकाल रहे हैं। समझ में आया, ठीक है। तो समीकरण 1 से आर बराबर यहां से हो जाएगा यम वी है ना, तो यम गुणे देखो v का मान यहाँ पे कितना निकला, अंडर रूट 2k बटे यम, एंड टोटल के बटे क्यू बी। देखो था ना, तो कर दिया, कोई दिक्कत, समझ में आया। अब उसके बाद यम को आप अंदर ले जाओ, यम को आप क्या करो, उस अंडर रूट के अंदर प्रवेश करो। तो जब अंदर यम जाएगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर अंडर रूट 2 एम स्क्वायर के बटे यम एंड टोटल के बटे क्यू हो जाएगा। इस यम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आर बराबर अंडर रूट 2 यम के बटे। आपका त्रिज्या का एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। ये त्रिज्या का जो फॉर्मूला है ये गतिज ऊर्जा के टर्म में, किस टर्म में बच्चों, गतिज ऊर्जा के टर्म में, ठीक। अब इसके बाद आगे जरा देखो, कण किस मार्ग में गति कर रहा है, तो आवर्त काल आवृत्ति ये सारी चीजें तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है। चलो अब हम निकाल देते हैं कण की आवृत्ति। क्या निकाल देंगे बच्चों, कण की आवृत्ति। पहले आवर्त काल निकाल देते हैं, कण का आवर्त काल। आवर्त काल को किससे लिखा जाता है बच्चों, कैपिटल टी से। पिंकी उसको बंद कर दो। आवर्त काल को किससे लिखा जाता है, कैपिटल टी से। यहाँ समझ में आया ना। सबसे पहले हमने त्रिज्या निकाला है, ठीक है। सबसे पहले देखो हमने त्रिज्या निकाला, फिर त्रिज्या को गतिज ऊर्जा के पद में निकाल दिया। कैसे, हाफ के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर से वेलोसिटी निकाला, फिर ये वेलोसिटी उठा करके वहां रख दिया। समझ में, तो यहाँ से आ गया आर बराबर अंडर रूट 2 एम के बटे क्यू बी। समझ में आया ना, ये आ गया आर का मान। अब इसके बाद आगे देखो, आवर्त काल निकालने जा रहे हैं, और हम जानते हैं कि आवर्त काल बराबर 2/4 होता है ना, ठीक है। कण का चाल कितना है, v है ना भाई, ठीक है। और एक चक्कर के दौरान जो भी कण अपना टाइमिंग लेता है वही टाइमिंग क्या कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है। मतलब कोई भी कण है, कोई भी पिंड है, अपना एक चक्कर अगर वो लगा रहा है तो एक चक्कर के लिए वो जितना टाइमिंग लेता है वही उसका आवर्तकाल कहलाता है। तो बाबू लोग इसका आवर्तकाल अगर कैपिटल टी है तो कैपिटल टी बराबर दूरी बटे समय दूरी बटे 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। जरा इस बात पे विचार करो कि आप आवर्त काल निकाल रहे हो, तो आवर्त काल में एक चक्कर में तय की गई दूरी लेनी है। और अगर वृत्ताकार पथ पर चल रहा है तो वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर कितनी दूरी में पूरा होता है, उसकी परिधि के बराबर, यानी 2 पाई r हो जाएगा।
ठीक, त्रिज्या आ रही है तो t बराबर हो जाएगा बच्चों 2πr और उसकी चाल कितनी बाबू। अब समीकरण 1 से यहाँ r का मान रखो। समीकरण 1 से क्या करना है, r का मान रखो। समीकरण 1 से अब बाबू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। v का मान रखोगे तो गतिज ऊर्जा के पद में आ जाएगा, समझ में ठीक। अब यहाँ से समीकरण 1 से t बराबर 2π और यहाँ देखो बच्चों r का मान कितना है यहाँ पे mv बटे qv है ना, एंड टोटल की बटे v। अब ये वेग से वेग कैंसल हो जाएगा एंड t बराबर आ जाएगा 2πm बटे q। क्या हो जाएगा बच्चों 2πm बटे q। अच्छा v रह गया, चलो ये आपके आवर्त काल का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला बच्चों, आवर्त काल का फॉर्मूला। ये किस पद में है, कैसे, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र, आवेश और द्रव्यमान के पद में है। अगर यहाँ वेलोसिटी के टर्म में रखते तब आपको गतिज ऊर्जा के पद में मिलता है। फिलहाल सब पदों में निकालने का कोई मीन है नहीं, हमारे जो न्यूमेरिकल है, हमारे जो काम है उसमें हो जाएंगे आराम से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आवर्त काल का है, ये त्रिज्या का है। इस फॉर्मूले का उपयोग लगभग 0 के बराबर देखने को पाएंगे। इस फॉर्मूले का प्रयोग भरपूर है, समझ में, इस फॉर्मूले का प्रयोग हम लोग पूरी तरीके से देखने को पाएंगे। अब इसके बाद भैया कण का आवर्त काल निकल गया। अब हम बात करते हैं कण की आवृत्ति को लेकर के। तो आवृत्ति हम जानते हैं, कण की आवृत्ति ए फर्स्ट ईयर 1/8 ए मत को थोड़ा चलो अब हम लोग देखते हैं भैया कण की आवृत्ति। चलो तो भैया कण की आवृत्ति को लिखते हैं यन से। किससे लिखा जाता है, यन से। और हम जानते हैं कि यन बराबर 1/t होता है, होता है कि नहीं होता। आवर्त काल के विक्रम को आवृत्ति कहते हैं। तो यन बराबर 1/t का मान रखो 2πm बटे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, यन बराबर हो जाएगा qv बटे 2π। ये आपके फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला है। किसके लिए फॉर्मूला बच्चों, फ्रीक्वेंसी के लिए। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। देखो सबसे पहले कंटेंट में ध्यान से सुनते जाओ कि क्या क्या किया गया। हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास एक आवेशित कण है प्लस q और एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर b जिसकी दिशा कागज तल के लंबवत अंदर की ओर हम लोगों ने यहाँ शो कर दिया था। अब उस चुंबकीय क्षेत्र में हमारा आवेशित कण v वेग से क्षेत्र के लंबवत डायरेक्शन में प्रवेश करता है। तो जैसे ही वो लंबवत डायरेक्शन में प्रवेश करेगा उस पर लारेंज बल लगेगा F बराबर QVV साइन थीटा के हिसाब से। लेकिन यहाँ थीटा 90 डिग्री पर है तो लगने वाला लारेंज बल हो जाएगा F बराबर QVV। समझ में आया। इस बल का जो डायरेक्शन होगा ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के हिसाब से होगा। आगे जरा देखिए। अब बात ये है कि ये बल लगातार अपने परिमाण को अस्थायी रखता है लेकिन डायरेक्शन को लगातार बदलता है। कण जो है जब गति कर रहा होता है तो अपने त्रिज्या को नियत रखता है, अपने वेलोसिटी को नियत रखता है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार परिवर्तित होता है। इसके नाते यह कण एक वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है। किस पथ पर गति करता है बच्चों, वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है। और अगर वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो जाहिर सी बात है कि वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। तो अभिकेंद्र बल इनको मिलता कहाँ से, तो भाई लोग अभिकेंद्र बल ये लोग लारेंज बल से लेते हैं। तो लारेंज बल का मान है F बराबर QVV और अगर कण की जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है R है, उसका कण का द्रव्यमान m है, तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है mv²/r। तो लारेंज बल mv²/r के बराबर हो जाएगा। एक वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो गया, इधर से त्रिज्या निकालोगे तो mv/qv आ गया। ये आपके त्रिज्या का फॉर्मूला है। अगर कण गति कर रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा तो k बराबर हाफ mv²। अब यहाँ से वेलोसिटी निकाल दिया तो v बराबर √2k/m हो गया। अब इस वेलोसिटी का मान समीकरण 1 में रख दिया तो r बराबर √2mk/qv आ जाएगा। अब ये त्रिज्या गतिज ऊर्जा के टर्म है। अगर हम लोग आवर्त काल निकालना चाह रहे हैं तो आवर्त काल की कहानी क्या भैया, कि हम जानते हैं आवर्त काल एक चक्कर में लगा समय है और एक चक्कर में लगा समय वृत्ताकार पथ पर उसकी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। ठीक, तो समय बराबर दूरी बटे चाल से चल रहा है और कितनी दूरी है 2π, उसकी चाल कितनी है। अब यहाँ से r का ये वाला मान जो mv/qv है क्या उठा करके रखो, रखा v से v कैंसिल हो गया, t बराबर 2πm/qv आ जाएगा।
ये था कण का आवर्तकाल। अब अगर आवृत्ति निकालनी है तो हम जानते हैं कि जो आवृत्ति होती है वो आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है, व्युत्क्रम कर दिया, समझ में। तो मिला करके जो ऑप्शन में पूछेगा वो यही पूछेगा कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा। तो क्या उसका जवाब है, वृत्ताकार पथ। और लारेंज बल कितना लगता है, F बराबर QV। समझ में आ गया। अब आगे देखो, तो इसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक। तो दो कंडीशन पढ़ लिया, एक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। अब इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और समांतर के अलावा, क्योंकि उसको ओपन कर दो, के अलावा और भी सिचुएशन है ना, वो जब बोर्ड पे पूरा डेरिवेशन करना होता है तो चमकता है ना कई जगहों पे। हाँ। तो भाई अब जब चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश किया, समांतर प्रवेश किया, तो दो कंडीशन तो देख ही लिए, लेकिन इसके अलावा अभी तीसरा कंडीशन तो भी बचा है ना। किसी भी कोण पे चला जाए तब, हाँ 45 पे चला जाए, 20 पे चला जाए, 25 पे चला जाए, 19 डिग्री चला जाए, तब क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों आओ देखते हैं। देखो तो इसकी हेडिंग है, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र एक समान, आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर, अरे सॉरी, क्षेत्र में तिरछा प्रवेश, तिरछा प्रवेश करने का मतलब किसी भी डिग्री के कोण पर वो प्रवेश करेगा तो ये कंटेंट लागू हो जाएगा। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करते हैं, तो चलो देखते हैं तिरछा प्रवेश करने की दशा में होगा क्या। भाई जब हमारा आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है तो ऐसे कंडीशन में आओ देखो, जैसे देखो ये हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, वेक्टर बी, ये क्या बच्चों, वेक्टर बी। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा जाने का मतलब कौन डिग्री कोण पे चला जाए। जैसे देखो ये चला गया एक आवेशित कण है प्लस क्यू v वेग से उस चुंबकीय क्षेत्र के साथ, मान लिया थीटा डिग्री के कोण पे चला गया। तो जब थीटा डिग्री के कोण पे जाएगा तो उस पे लारेंज बल कितना लगेगा भैया, F बराबर QVB sin थीटा लगेगा। थीटा डिग्री के कोण पे गया है ना, तो इतना नहीं लगेगा लारेंज बल, लगेगा। लारेंज बल की सदैव दिशा जो होगी ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के हिसाब से और फ्लेमिंग क्या नाम दाहिने हाथ के हथेली के नियम नंबर 2 के हिसाब से रहेगी हरदम, चाहे जा रही है। तो ये फोर्स इतना लग जाएगा। अब मुझे जरा बताओ कि जैसे ही ये एक चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है तो इसका जो ये क्या नाम है, फोर्स है, चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र के सॉरी वेलोसिटी के तुरंत दो घटक हो जाते हैं। इस जैसे ही तुम्हारा आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री के कोण पे प्रवेश करता है, मतलब तिरछा प्रवेश करता है, तुरंत उसकी वेलोसिटी के दो घटक हो जाते हैं। पहला घटक ऊर्ध्वाधर घटक होता है इसकी वेलोसिटी का v, ये v है तो ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा बच्चों v sin थीटा, और दूसरा हो जाता है क्षैतिज घटक v cos। समझ में आया? यस सर। आपका आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री के कोण पर प्रवेश कर रहा था, है ना। तो बाबू लोग अब इस दशा में उस वेलोसिटी के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, एक हो जाएगा v sin थीटा और दूसरा हो जाएगा v cos थीटा। v sin थीटा तुम्हारी वेलोसिटी का ऊर्ध्वाधर घटक है और v cos थीटा तुम्हारी वेलोसिटी का क्षैतिज घटक है। ऊर्ध्वाधर घटक में हमने देखा था कि जब वेलोसिटी का ऊर्ध्वाधर घटक काम करेगा तो उसके कारण वृत्ताकार पथ पकड़ता है आपका आवेशित कण, और क्षैतिज में यानी समांतर में कोई बल लगता ही नहीं, तो वो समांतर चलता है। अब इसका मतलब ये है
कि कण जब दो वेग पे है, एक v sin थीटा मतलब ऊर्ध्वाधर और दूसरा है v cos थीटा मतलब क्षैतिज मतलब समांतर, तो ऐसे सिचुएशन में दो कण पर वो गति भी करेगा। एक करेगा वो वृत्ताकार पथ पर गति और दूसरा समांतर करेगा, और दोनों का मिक्सचर प्रभाव हमें दिखाई देता है कि हमारा आवेशित कण एक हेलिक्स के रूप में काम करने लगता है, हेलिक्स के रूप में चलने लगता है, मतलब ऐसे ऐसे गति करने लगता है। ठीक है, एक कुंडलिनी बन जाती है, और कुंडलिनी की जो अक्ष रहती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर रहती है। ठीक है, कुंडलिनी जब भी बनेगी, जैसे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र था, अब इसमें तुम्हारा आवेशित कण गया है ना, इसमें तुम्हारा आवेशित कण एंटर किया, प्रवेश किया, तो ऐसे कंडीशन में जो हेलिक्स बनेगी वो सदैव ऐसे बनेगी कि इसकी जो अक्ष रहे वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। ठीक है, तो आपको भैया ये याद रखना है कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाते हुए अगर प्रवेश करेगा, तो ऐसे कंडीशन में बच्चे लोग उस पर जो लारेंज बल लगता है उसका मान F बराबर Q V V sin थीटा होता है, और इसी के साथ उसका जो पथ होता है ये कुंडलिनी के आकार का होता है। कौन से आकार में होता है बच्चों? कुंडलिनी के आकार का होता है। ठीक है, इसमें बस इतना ही। कोई डाउट है आपको? इसके बाद अब अगला